नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। टिकट डिक्लेरेशन के बाद से ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव विवादों के घेरे में हो गए हैं। अभी कल ही यानी कि शुक्रवार को जब बीजेपी के या दूसरी पार्टियों से आए हुए विधायक उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे तो वर्चुअल रैली के नाम पे जिस तरह का भीड़ जमा हुआ और एफआईआर दर्ज की गई वो भी विवादों के घेरे में रहा। इलेक्शन कमीशन खासा नाराज है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस रैली को लेकर के काफ़ी कुछ एक्शंस लेते हुए ऐसा लग रहा है दिख रही है इलेक्शन कमीशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अखिलेश यादव की अगर बात करें तो इस वर्चुअल रैली को लेकर के उनका जो बयान आया है, उनकी तरफ से जो सफाई आई है वो भी अपने आप में विवादों में है। उनका कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि वर्चुअल रैली का असल में मतलब क्या होता है। वर्चुअल रैली मतलब कि वो वर्चुअली जो है वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता सामने है। अब माइक और आगे भीड़ ना हो तो नेता बेचारा बोल कैसे पाएगा, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के इस बेशर्मी भरे बयान को पहले सुनिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इस देश के सारे नियम कायदे जो हैं वो ताखे पे रखे हुए हैं, उसका मखौल उड़ाते हुए क्या इस देश के नेता इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे और चुनाव में अपनी मनमानी करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, सरकार, कानून चाहे जितने नियम बनाए, लेकिन हमारे देश के नेताओं के लिए उनकी राजनीति के सामने ये कानून जो हैं वो उनके पैर की जूती के समान है। ऐसा अखिलेश यादव के इस बयान से तो जरूर प्रतीत हो रहा है। हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। अब इस बयान के बाद अगर देखिए दूसरा विवाद अगर देखें तो सपा की पहली लिस्ट आई और उस लिस्ट में शामली यानी कैराना से जो उम्मीदवार हैं वो सपा के पूर्व विधायक नाहिद हसन को दिया गया। अगर कैराना के सपा विधायक की अगर बात करें नाहिद हसन की, तो नाहिद हसन के आते ही जो बयानों और विवादों का बौछार जो है वो शुरू हो गया था। उनके नाम के डिक्लेरेशन के साथ ही भाजपा ने कह दिया था कि जिन्नावाद सपा की तरफ से शुरू हो चुका है और ये वही नाहिद हसन है जिनके ऊपर आरोप है कि ये कैराना और शामली जैसी जगहों से इन्होंने हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया। ये वहाँ हिंदुओं को डराते धमकाते हैं। इनकी दादागिरी जो है, इनकी जो गुंडागर्दी है वो परवान पे होती है। तमाम आरोप, तमाम इनके ऊपर एफआईआर हैं, तमाम इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई के सारे पुख्ता सबूत हैं। ये स्पेशल कोर्ट से एब्सकॉन्डर घोषित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सपा आरएलडी की संयुक्त जो लड़ाई है उसमें नाहिद हसन को कहीं ना कहीं स्पेशल जगह दी गई और कैराना के सपा विधायक को शामली से एक बार फिर से टिकट दे दिया गया। और इस टिकट देने के बाद से अगर हम देखें तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जब हाजिर किया तो उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल 14 दिनों के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। पहले चरण के चुनाव के नामांकन के पहले दिन ही गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहे नाहिद हसन के प्रस्तावकों ने वकील की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट में शामली में पर्चा दाखिल कराया और इसके साथ ही नाहिद हसन के प्रस्तावक मनीष जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे। एडवोकेट राशिद चौहान की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट में नामांकन पत्र लिया गया और दोपहर के बाद दाखिल करवा दिया गया, लेकिन नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। कैराना विधानसभा सीट से सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन
वर्ष 2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनका विवाद से हमेशा से नाता रहा है, काफ़ी लंबे समय से इनफैक्ट कहें तो नाता रहा है। हुकुमदेव सिंह ने उन पर सरासर आरोप लगाया था कि शामली कैराना से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नाहिद हसन और उसके पूरे परिवार का हाथ है। कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। सीओ एसडीएम के साथ बदतमीजी जो है वो आम है नाहिद हसन के लिए, और सिर्फ उन पे ही नहीं, उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर हम 2021 की बात करें, 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद जो हैं वो तबस्सुम हसन और 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नाहिद हसन और उनकी मां को सबका इस सरगने का लीडर बताया गया था और ये दोनों फरार चल रहे थे। अब आपको बताते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे किस किस साल में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2012 में सहारनपुर जनपद में गंगोह क्षेत्र में चुनावी उड़ानदस्ता आरओ प्रभारी अरविंद प्रताप सिंह ने नाहिद हसन और रिजवान के खिलाफ 26 जनवरी 2012 को 107, 116 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था और कार्रवाई की थी। 19 मार्च 2014 को दारोगा धर्मपाल सिंह ने गढ़ी पुख्ता थाने में धारा आईपीसी 188 के तहत नाहिद हसन समेत समाजवादी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला जनसभा संबोधित करने को लेकर के था। वैसे ही अगर देखें तो वर्ष 2013 में 3 जुलाई को सकौती क्षेत्र में लेखापाल विनोद कुमार ने आईपीसी की धारा 147, 148, 353, 332, 364, 395, 504, 506 के तहत कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 2013 की अगर बात करें, 14 की बात करें तो उस समय में सपा की सरकार थी, लेकिन ये मुकदमे दर्ज हुए थे। 8 फरवरी 2016 को आईपीसी की धारा 147, 342, 504, 506 और 65, 66 AIT एक्ट के तहत नोएडा निवासी मुकेश कुमार बजरंगी चौधरी ने मामला दर्ज करवाया था नाहिद हसन के खिलाफ। 17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली में मोहम्मद अली ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 379, 427, 504, 506 के तहत नाहिद हसन व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उनकी मां भी शामिल है। माफ कीजिएगा। 1 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत अरशद ने एनसीआर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। 11 जुलाई 2019 को 323, 332, 352, 353, 427 और 307 के तहत थाना जिजना पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था और कार्रवाई हुई थी। कैराना कोतवाली में 22 जुलाई 2019 को दारोगा सुधीर कुमार ने धारा 153, 153 के, 153 ख, 153, 505, 2 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। उसी तरह से जुलाई माह के साल 2020 के जुलाई माह में कैराना में सराय की जमीन पर दुकान प्रकरण में भी विवादित बयान दे डाला गया था। यह मामला भी दर्ज कर लिया गया था, जबकि इससे 3 वर्ष पहले कांधाल में भीड़ द्वारा ट्रेन रोकने व हंगामा करने के मामले में भी नाहिद हसन को भीड़ के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और 2021 फरवरी में भी उनके खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ और 40 अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये सभी कोतवाली गए थे, थाने गए थे और उन्होंने
वहाँ के दारोगा के साथ बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके ऊपर रेप पीड़िता को धमकाने का भी आरोप है और इसके तहत भी मुकदमा दर्ज है। साथ ही उनके ऊपर तुष्टीकरण करने का बेहद गंभीर आरोप है कि वो हिंदुओं को भगाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और गैंगबाजी करते हुए कहीं ना कहीं दहशत का माहौल खड़ा करते हैं। इन सभी आरोपों के बावजूद, इन सभी के बावजूद देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने एक बचकानी हरकत करते हुए नाहिद हसन को फिर से उसी जगह से टिकट दे डाला और उनको उम्मीद थी कि ये जीतेंगे। हुकुमदेव सिंह उनको हरा चुके थे। हुकुमदेव सिंह के इस दुनिया से चले जाने के बाद बाई इलेक्शन में ये जीत कर आए थे। उसके बाद हुकुमदेव सिंह की बेटी मृगांक सिंह जो हैं वो वहाँ पे उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन वो हार गई थी। और अगर हम देखें तो जितने भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो बेहद संगीन आरोपों के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए वो वीडियोस और विजुअल्स भी आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से इनको पकड़ा गया और फिर उसके बाद इनको थाने में न्यायिक हिरासत में लिया गया, इनको फिर उसके बाद 14 दिन के रिमांड में ले लिया गया। ये सारे विजुअल्स देखिए और सोचिए, समझिए और तय कीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के भविष्य में ही आपका भविष्य भी सुरक्षित है। अगर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो आप उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। आपकी बेटियां भी, उत्तर प्रदेश का भविष्य अगर सुरक्षित है, संभला हुआ है, कानून व्यवस्था वहां पे रहेगा, तभी आपकी बेटियां भी संभली हुई हैं। आपके जो माफियाओं से आप वंचित रहना चाहते हैं, आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं माफिया माहौल से, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का साफ सुथरा भविष्य ही आपकी सुरक्षा कर सकता है। ऐसे में इस तरह के, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर इस तरह के उम्मीदवारों को लाकर आपके सामने खड़ा करती है तो उनके चाल चलन, बैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके पारिवारिक आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए आप अपने फैसले लीजिए और उत्तर प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित कीजिए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, क्योंकि आपकी एक गलती 5 साल तक कम से कम आपको रुला सकती है। ऐसे में सोच समझकर ही वोट के अधिकार का आप जो है वो अवेल करें, उसको अपने पक्ष में किस तरह से लाना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव को यही सलाह देना चाहूँगी कि थोड़ी और मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे नेता हैं, आपके पास एज लेंथ भी बहुत लंबा है, यंग लीडर्स की तलाश भी इस देश को है, लेकिन अगर आप इतने अफरा तफरी में रहेंगे, इतने कहें कि इंस्टेंट डिसीजंस लेंगे और जिसमें कोई भी जो है सोच विचार नहीं नज़र आएगा, उसमें कहीं भी परिपक्वता नज़र नहीं आएगी, कहीं भी मैच्योरिटी नज़र नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है वो नेता आपके इमेज को ख़राब कर सकते हैं, आपकी मैच्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, आपके राजनीति पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ऐसे में भले हम एक कदम पीछे रहें, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी जो है राजनीति में वो बनी रहनी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जितना मैं समझ पा रही हूँ बेहद अलग तरह का इलेक्शन है, जहाँ पे जातिवाद धर्मवाद नहीं बल्कि विकासवाद जो है वो सबसे अहम बुनता रहेगा। हमारी कानून व्यवस्था हमारे लिए कितनी सुरक्षित है, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है, एजुकेशन के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, कानून पालन के लिहाज से, माफियागिरी के लिहाज से, और ये जो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करके लोगों को डरा धमका के उनके बच्चों को बरगला के अगर गंदे रास्ते पे ले जाने की कोशिश की जाती है, उनको इन्फ्लुएंस करके, तो उन सभी से हमारा जो माहौल है, हमारा जो समाज है, हमारा परिवार कितना सुरक्षित है, इसको देखते हुए ही देश की जनता अपना वोट जो है वो कास्ट करने जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत ही मैच्योर माइंड के साथ इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सामने नज़र आ रही है, और ऐसे में नेताओं को इन छोटी छोटी गलतियों से बचने की ज़रूरत है।
जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, इस तरह की चीज़ें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। ये जो बिना लाग लपेट वाली बातें हैं, साफगोई के साथ कही हुई बातें हैं, जिसमें तथ्य भी हैं और प्रमाण भी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन अपने विवेक, इस पूरे चीज प्रकरण को देखते हुए अपने विवेक के साथ वो अपने फैसले ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रमोटर्स हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, इस तरह के कैंडिडेट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं, गैंगस्टर को क्या इस देश का राजनेता बनने देना चाहिए? ये जो प्रथा है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन क्या यही चालू रहनी चाहिए? कुरीतियों को ख़त्म करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, उनको उनकी तरफ अपने उदासीन रवैये को अपनाते हुए। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।